अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास नंबर 12। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और एक बात और आपसे करनी थी कि बहुत से लोगों को ये क्यूरी थी कि क्या हम ये आपके पीडीएफ जो आप एमसीक्यूज बना रहे होते हैं क्या ये हम ले सकते हैं। तो जी ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी जो पीडीएफ की फाइल्स हैं ये आप ले सकते हैं और हार्ड फॉर्म में आप निकलवा के इन एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको करना ये होगा कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल जो है वो गिवन है, आप वहाँ मेल पे कांटेक्ट करें और मुझसे ये पीडीएफ फाइल लेके और इस पीडीएफ फाइल्स को हार्ड फॉर्म में निकलवा के ज़रूर अपने पीपीएससी की तैयारी करें और साथ साथ मेरे एमसीक्यूज़ को सुनें ताकि आपको कन्फ्यूजन या जो भी एमसीक्यूज़ का आंसर समझ नहीं आ रहा आप उसको वहाँ से लगा सकें। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, which one of the following is not likely to occur in animal during winter। विंटर सीजन में कौन सा ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो कि एनिमल में होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो हैं ये बेसिकली इन समर मेनली एक्टिवेट होते हैं। डायलेशन ऑफ स्किन ब्लड वेजल तो ये भी नहीं होता। जबकि पेंटिंग है, पेंटिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो कि डॉग वगैरह में पाया जाता है। बेसिकली जब डॉग्स हैं उनकी टंग के ऊपर जो स्वेटनिंग से होती है उसको हम पेंटिंग बोलते हैं बेसिकली। एंड देन फोर्थ वन इज थर्मोजेनेसिस, सो हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस इज अ प्रोसेस विच मोस्टली अकर इन विंटर सीजन इन एनिमल। देन जी इन एस्ट्रिफिकेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम्स फ्रॉम। एस्ट्रिफिकेशन होता है एस्टर लिंकेज बनाना और एस्टर लिंकेज के दौरान जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये हमेशा अल्कोहल से ही आता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हाउ मेनी कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ फ्यूरॉन रिंग राइबोफ्यूरानोज। फोर। फोर जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन एटम मौजूद होते हैं फ्यूरानोज रिंग के अंदर। और देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, स्लीप मूवमेंट आर अ टाइप ऑफ टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट। अच्छा ये मूवमेंट्स जो हैं ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं और डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट ही मूवमेंट जो हैं शो करते हैं। लाइक दैट ग्रोथ मूवमेंट है, टैक्टिक मूवमेंट है या पैराटोनिक मूवमेंट है। और हमारा जो है वो है स्लीप मूवमेंट। अब स्लीप मूवमेंट होती क्या है बेसिकली, स्लीप मूवमेंट ये होती है कि बाज़ दफ़ा प्लांट्स होते हैं और हम उन प्लांट्स को टच करते हैं और टच करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो कुछ प्लांट्स जो हैं वो मुरझा से गए। इट इज़ बेसिकली अ स्लीप मूवमेंट और स्लीप मूवमेंट इज़ ड्यू टू द टर्गर मूवमेंट। अब टर्गर मूवमेंट क्या होती है, टर्गर मूवमेंट में ये होता है बेसिकली कि वहाँ पे वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स उसके कंबाइन मतलब गैदरिंग हो जाती है उनकी, लेकिन जब हम उनको टच करते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की लीकेज आउट हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही वहाँ से लीक आउट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो प्लांट जो है उसके लीव बेसिकली या जो भी उस टाइम पे वहाँ पे ब्रांच है वो स्लीप में चली जाती है। इट इज़ बेसिकली स्लीप मूवमेंट एंड देन टाइप ऑफ टर्गर मूवमेंट। देन जी कीटो ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज। अच्छा ये बेसिकली दो ग्रुप होते हैं, एक होते हैं कीटो ग्रुप और एक होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लेरिफिकेशन कर दूं कि जो कार्बोनाइल कार्बन होती है, अब कार्बोनाइल कार्बन क्या होती है, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है उस कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। अगर कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे तो उन्हें हम कीटोन कहेंगे, ठीक है। और अगर कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हमेशा हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं या एल्डो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें सी डबल बॉन्ड बेसिकली ये ओ है और इस साइड पे आर को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। डेफिनेटली दूसरी साइड पे तो आर होना ही है। इट इज़ बेसिकली अ कीटो ग्रुप। और नेक्स्ट वन मैं आपको क्लियर करता चलूँ जी। नेक्स्ट वन बेसिकली हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पे सी की जगह मिसप्रिंटेड है या मिस्टेक है, यहाँ पे एच होना चाहिए था। देन जी नीचे है
यहाँ पे आप देखें एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये बेसिकली क्या है, एल्डिहाइड है। इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकती है या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो इट इज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप। एंड देन जो डी ऑप्शन है उसमें आप देखें तो वो आपके पास वाटर है H2O, ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल है। सो कीटो ग्रुप इज ए ऑप्शन। ठीक है जी। जी नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। टाइप ऑफ लर्निंग इन विच देयर इज नो लॉस और डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई इज नाउन एज हिबिचुएशन। अच्छा, हिबिचुएशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि अगर स्टिमुलस को हम बार बार रिपीट करते रहें तो क्या होता है, जो उसका रेस्पॉन्स है उसमें लॉस हो जाता है। इसके मैं जैसे आपको एक आम सी एग्जांपल दूं कि आपके पास एक चिड़िया है और आप उसको दाना डालने के लिए एक ऐसे ही दिखावा सा करते हैं और आपने उसके सामने हाथ ऐसे हिलाया और चिड़िया ये समझी कि उसमें आपको दाना डाला है। अब पहली दफ़ा तो आपने दाना डाल दिया और चिड़िया आगे चुग के उठ गई। अब दूसरी दफ़ा क्या करते हैं, आप इसी तरह दिखावा सा करते हैं और जो है चिड़िया समझती है कि इसने दाना डाला हुआ था और आपने एक दो दाना डाला है, ठीक है। अब सही तरह से दाने आपने नहीं डाले और थर्ड टाइम आप क्या करते हैं, आपने कोई भी दाना नहीं डाला, भर के ऐसे ही क्या क्या स्टिमुलस दिया है। सो अब तीसरी दफ़ा हो सकता है चिड़िया आए, चौथी दफ़ा भी हो सकता है चिड़िया वहाँ पे चक्कर लगाए, लेकिन पांचवी दफ़ा कभी भी वहाँ पे चिड़िया नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टिमुलस को जो है, जो एक साइन सा था फेंकने का, वो आपने बार बार रिपीट किया है और उसकी वजह से क्या हुआ, रेस्पॉन्स जो है वो लॉस हो गया है। सो इस टाइप की लर्निंग को हम हैबिचुएशन कहते हैं, मीन हमको आदत सी हो जाती है। Then जी next MCQ है glycolipids and glycoprotein have structural role in the matrix of animal and bacterial cell extracellular। ये बेसिकली जो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड्स हैं दोनों कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं किसी भी एनिमल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं जी। द सेल प्रेजेंट इन टेस्टिस एंड secrete टेस्टोस्टेरोन और स्टीरोलाइज सेल, सर्टोलाइज सेल हैं, जर्मिनल सेल हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, स्पर्मेटोसाइट हैं। सो जो टेस्टिस के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। और सर्टोलाइज सेल्स क्या हैं, जर्मिनल सेल्स क्या हैं, स्पर्मेटोसाइट्स क्या हैं। स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स हैं जिन्होंने डिवाइड होना है और स्पर्म बनाने हैं, ठीक है। तो उन स्पर्म के साथ कुछ एक्स्ट्रा सेल मौजूद होते हैं जो कि इन स्पर्म को बेसिकली नरिशमेंट देते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, वो बेसिकली जर्मिनल सेल्स और सर्टोलाइज सेल्स हैं। सो इंटरस्टिशियल सेल्स आर द सेल्स दैट सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन। देन जी इन CxH2O, रेंज फ्रॉम, ये बेसिकली जो आपके सामने ये दिया गया है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो X है जो बेसिकली कार्बन के नंबर को शो कर रहा है। सो इट इज़ 3 to many thousand। मेनली जो है 3 से ट्राइओजेस से स्टार्ट होते हैं, ट्राइओजेस होते हैं, टेट्रोजेस होते हैं, पेंटोजेस होते हैं, देन हेक्सोजेस, हेप्टोजेस, ऑक्टोजेस, इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट करते हैं और ये बेसिकली स्टार्ट होता है 3 से। देन जी एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर स्टिमुलेट प्लांट टू फ्लावर, दिस इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन। हाँ जी, ये बेसिकली वर्निलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो उसके अंदर प्लांट जो है वो ड्यू टू लो टेम्परेचर फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फोटोपेरिडिज्म है और थर्मोपेरिडिज्म है या थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन एक अलग प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। देन थर्मोट्रॉपिज्म जो है या फोटोट्रॉपिज्म जो है ये बेसिकली लाइट की वजह से प्लांट्स की कुछ मूवमेंट होती है, ठीक है, तो ये उसमें है। सो वर्नलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इज अ करेक्ट आंसर। देन जी द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है क्रोमोसोम का उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं और न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जो कि अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन टर्न करते हैं, ठीक है, कॉइल सी करते हैं अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगी और क्या होगा, एक मीन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लाइक दैट क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। अब जो क्रोमेटिड्स और हिस्टोन प्रोटीन है ये
एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उस बीड लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और उसको न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। Then G, in living organism, the lubricant which provide protection against damage resulting from friction is water. जी, living organism के अंदर basically water जो है it acts mainly as the lubricant agent, ठीक है, ये lubricant करता है और उसकी वजह से जितने भी fractions होती है वो इसके against ये work करता है। Then जी, the first stage of development in which cavity appear is blastula. जी बेसिकली ब्लास्टूला होगी, देन मरूला होती है, देन गैस्टूला होती है, एंड देन फर्दर इसको हम क्लीवेज के तौर पे लेके जाते हैं। लेकिन ब्लास्टूला जो है इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज, और यहाँ पे जो कैविटी बनती है उसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं जी। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज आर द ट्रायोजेस विच आर इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डीहाइड्रोक्सी एसीटोन। दोनों जो हैं ये ऐसे ट्रायोजेस हैं जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर मौजूद होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ दीज। देन जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द वन विच काजेस कंट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ इज ऑक्सीटोसिन। जी ऑक्सीटोसिन एक ऐसा मालिक्यूल है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और देन पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब है जिसको हम न्यूरो हिपोफाइसिस कहते हैं, वहाँ पे ये स्टोर होता है, और वहाँ से क्या करता है ये आगे फर्दर अपनी क्या करता है वर्क करता है अपने रेस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है वो पे एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूट्रस की जो वॉल है उसको क्या करता है कंट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, दैट इज एन ऑक्सीटोसिन। देन जी ये ऊपर हम डिस्कस कर देते हैं, दैट इज बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो है वाटर अब्जॉर्प्शन कराता है, ये भी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर ग्लैंड से होता है। देन मेलेटोनिन स्मेटोट्रोफिक, ये बेसिकली मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो मेलेटोनिन को हार्मोन को रेगुलेट करता है। देन प्रोजेस्टेरोन है, दिस इज बेसिकली अ गोनेडल हार्मोन। देन जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द मोनोसेक्राइड फाउंड इन सम बैक्टीरिया एंड अक्रिंग रेयरली आर टेट्रोजेस। जी टेट्रोजेस ऐसे पोलिस मोनोसेक्राइड्स हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और चंद एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इट प्रोड्यूस अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसक्रिप्शन में ये नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से हमेशा मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, ठीक है, एंड देन मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनाई जाती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को दोनों को मिला के बेसिकली हम चलें उस एक रेगुलर टर्म होती है उसकी तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन सिंपली अब यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी होती है तो उस प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए से जो सिग्नल आते हैं उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और देन मैसेंजर आरएनए से वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर नेम्ड एज सेंट्रल डॉगमा। चलो मैं एक टर्म जो मैंने बोली थी वो बेसिकली यही टर्म होती है सेंट्रल डॉगमा, जिसके अंदर ये होता है कि डीएनए से प्रोटीन किस तरह बनाई जाती है। Then जी ट्राइग्लिसराइड इज आल्सो नाउन एज न्यूट्रल लिपिड। नेचुरल लिपिड है, द न्यूट्रल वैक्सेस है या न्यूट्रल लिपिड्स हैं। सो न्यूट्रल लिपिड्स दे आर नॉट नेचुरल लिपिड, दे आर न्यूट्रल लिपिड्स। देन जी कार्बन कॉमनली कंबाइन विद हाइड्रोजन के अंदर भी मौजूद बॉन्ड बनाती हैं, देन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोरस एसिड के अंदर जब हम फास्फोलिपिड के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे मिल नज़र आते हैं। देन सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग इनकी होती है। सो ऑल ऑफ दीज कार्बन जो है इट इज़ अ टेट्रावैलेंट एटम, और ये इन सब के साथ क्या बनाता है बॉन्डिंग करता है, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग करता है वो इसकी हाइड्रोजन के साथ मौजूद होती है। देन जी सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन ट्रांसफर आरएनए विच इज़ complementary to codon of the messenger RNA is called anticodon। ये बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू एक प्रोसेस होता है, और इसको जब जो 3 सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती है ऑन ट्रांसफर आरएनए उसको हमेशा एंटीकोडॉन बोला जाता है जी, और ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं अगेंस्ट द कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। देन जी अ सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जी बेसिकली कोई भी एनिमल है उसकी एबिलिटी को या उसकी सर्वाइवल की एबिलिटी को हम इससे क्या करते हैं गैस करते हैं
कि वो अपने इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितने टेकअप कर रहा है। जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को गेन करेगा, वो एनिमल क्या कहेगा, सर्वाइवल होगा, और वो अपनी सर्वाइवल को अटेन करेगा मेनली। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन जी, इन ह्यूमन द नंबर ऑफ टेट्राड फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस इज 0। जी बेसिकली टेट्राड ह्यूमन के अंदर नहीं बनते, बाइवैलेंट जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। टेट्रावैलेंट के अंदर क्या होते हैं, 4 क्रोमेटिड वहाँ पे मौजूद होंगे, तो ह्यूमन के अंदर टेट्राड नहीं होते। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं लेकिन टेट्राड नहीं होते। देन जी, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन वाटर soluble, insoluble, partially soluble, depend upon कंडेंसेशन, सो insoluble। ठीक है जी, ये हम बात कर देते हैं क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर जो है इसके हवाले से हमने बात की थी केमिस्ट्री के अंदर, हम बात करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। सो वाटर पोलर है तो इसके लिए सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर जो भी होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो वाटर के अंदर नहीं सॉल्युबल होंगे। ठीक है, देन जी, सो इनसॉल्युबल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इन लिविंग सेल आर एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक। जी बेसिकली इंटर कन्वर्जन का ये मतलब है कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल को उनको कैटाबोलाइज कर रहे हैं या उनको एनाबोलाइज कर रहे हैं। अब कैटाबोलाइज क्या होता है या एनाबोलाइज क्या होता है? कैटाबोलाइज ये होता है कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मौजूद है और आप उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर डिवाइड करते हैं, तो दैट इज बेसिकली कैटाबोलिज्म। एंड देन एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म में ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और आप उनको कंबाइन करके एक complex molecules बनाते हैं। So these both are called collectively metabolism. So both A and B is a correct option. Coordinated anabolism भी होती है और कैटाबोलिज्म भी वहाँ पे पाई जाती है। देन जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। सो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के अंदर कुछ फेजेस होती हैं। उन फेजेस में ये होती है कि हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, फिर वो एक डिफरेंट पोल पे जाएंगे, सॉरी कम एक दूसरे के करीब आएंगे, देन उनके अंदर क्या मेटाफॉर्मेशन होगी, देन जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सो इट इज़ बेसिकली लेप्टोटीन, zygote, picotine and diplotin and diakinesis. So option C is a correct option. उसमें हमेशा क्या होती है, लेप्टोटीन होती है, फिर जाइगोटीन होती है, फिर पाइकोटीन होती है, एंड डिप्लोटीन होती है, एंड देन डायकिनेसिस होती है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, नॉन डिसजंक्शन का ये मतलब होता है कि जब सेग्रीगेशन होने लगती है या जब सेपरेशन होने लगती है क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने में नाकाम हो जाते हैं। तो नाकाम होने की वजह से क्या करते हैं, किसी भी गैमीट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो ज़्यादा चली जाएगी और किसी क्रोमोसोम के अंदर गैमीट की तादाद जो है वो कम चली जाएगी। तो इसकी वजह से सिंड्रोम होने लगती हैं। क्लैनफेंडर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है। सो ऑल ऑफ दीज सिंड्रोम आर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। देन जी, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज प्रोसीड्स माइटोसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल। जी सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस जो है वो हमेशा G2 फेज के बाद स्टार्ट होती है। G1 फेज बेसिकली ऐसी फेज होती है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। देन S फेज ऐसी फेज होती है जहाँ पे सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा डुप्लीकेट होता है, DNA सिंथेसिस होती है, और लाइक दैट जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे वो सिंथेसाइज हो रहा है। और उसके बाद G2 फेज आती है। G2 फेज के अंदर सेल अपने आप को फुली प्रिपेयर कर चुका होता है कि अब वो माइटोटिकली डिवाइड करें। सो माइटोसिस जो है वो हमेशा G2 के बाद माइटोटिक फेज जो है M फेज वो स्टार्ट होती है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोस्ट ऑफ सेलुलर सेक्रीशन आर इन नेचर ग्लाइकोप्रोटीन। जितनी भी सेल के अंदर सेक्रीशन होती हैं उनमें से मोस्टली क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये बेसिकली दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम्बिनेशन होता है, जबकि ग्लाइकोलिपिड जो है ये बेसिकली लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कम्बिनेशन होता है। और ये हमेशा
गोल्जी अपरेटस जो है वहाँ से सेक्रेट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जीन विल नॉट बी फाउंड इन जीन पेयर इन स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग। जी फ्रॉग के जितने भी स्पर्म सेल होते हैं वहाँ पे जीन पेयरिंग नहीं होती। सो इट इज द correct answer is sperm cell of frog. Then जी ribosomal RNA constitute of the total cellular RNA. So 80% जो भी हमारे पास टोटल RNA है किसी सेल के अंदर, उसके अंदर राइबोसोमल RNA जो है वो 80% होगा, जबकि जो बाकी 20% बनते हैं उनमें दो RNA होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म RNA होता है और एक मैसेंजर RNA होता है। और इसके साथ साथ कुछ सेल के अंदर माइक्रो RNAs भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी डिटेल हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ अपने ये याद रखना है कि माइक्रो आरएनएस भी मौजूद होते हैं किसी सेल के अंदर। उनका फंक्शन क्या होता है या वो क्यों होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में किसी और लेक्चर के अंदर मैं मैसेंजर आरएनए की टाइप्स जब डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आपको फुली डिटेल जो है समझा दिया जाएगा। देन जी हम बात करते हैं जीनोम इज। जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन्स मौजूद हैं उसके फुल सेट को क्या कहते हैं, हम जीनोम कहते हैं। सो फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नाउन एज जीनोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियोहिस्टोन्स। न्यूक्लियोहिस्टोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोहिस्टोन बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स या क्रोमेटिड के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोहिस्टोन कहते हैं। और ये बेसिकली न्यूक्लियोहिस्टोन जो है ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, और न्यूक्लियोसोम जो है वो एक यूनिट है बेसिकली किस चीज़ का, क्रोमोसोम का। सो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल न्यूक्लियोहिस्टोन जो है दैट इज बेसिकली एन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन। देन जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज नंबरिंग तो यहाँ पे नहीं की गई, चले हम एमसीक्यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट जी देयर आर मेनली 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सो 20 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब हम 20 टाइप क्यों कहते हैं? जो बेसिकली हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली काम ये होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है। सो जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो उसके साथ ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को। और हर अमाइनो एसिड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। सो इट correct answer is 20. Then जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिजीज इन विच ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन इज नॉट प्रोड्यूस इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये पहले भी हम एमसीक्यूज कर चुके हैं इस एमसीक्यूज के अंदर, ये पहले भी मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में बेसिकली होता क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है। बेसिकली ये बोन्स की थोड़ा सा रिलेट करती है, लेकिन इसको हम कहीं पे फिर एक डिजीज के लेक्चर हम बना लेंगे, वहाँ पे डिजीज आपसे डिस्कस की जाएंगी। इस डिजीज में बेसिकली ये होता है कि जो मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाना होता है उनका कैरियर कुछ आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो एक कैरियर मॉलिक्यूल है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती और उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। मेन ये सेल्स के हैं, जो ब्लड सेल्स हैं उनके हवाले से है ये एक डिजीज है, तो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे जी। देन जी द वन विच इज वीड किलर दैट इज 2,4-D। दीज आर बेसिकली लाइक कुछ मेडिसिन हैं या कुछ इस तरह से आप समझ लें कि वीड किलर है ये बेसिकली। और G2,4-D ये बेसिकली उनके नाम हैं। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज। देन जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज proposed by Carolus Linnaeus, E. Guyton, Margulis and कार्लन श्वार्ट्ज। अच्छा ये हम डिस्कस कर लेते हैं जी। कार्लस लीनियस इसने नोमेनक्लेचर दिया था, और गायटन जो है ई गायटन ये बेसिकली उसके हवाले से है, इकोसिस्टम के हवाले से या इकोलॉजी के हवाले से इसका कुछ काम है। एंड देन रॉबर्ट विटेकर इज द करेक्ट आंसर हु गिव द आइडिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन है जी, कौन से 5 किंगडम हैं और जिनको आते हैं जी वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि 5 किंगडम के नाम क्या है। लेट्स आई विल वेट।
देन नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ये मैं आपको बता दूंगा कि 5 किंगडम कौन से हैं और उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का वेट करूंगा कि क्या आप लोग बता सकते हैं या नहीं, या आप में से कौन हमारे एमसीक्यूज या लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुन रहा है या नहीं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, फंजाई। अब बेसिकली न्यूट्रिशन की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को तीन तरह में डिवाइड करते हैं। कुछ हमारे पास जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन खुद करते हैं, अपनी जो लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद बनाते हैं। देन हेटरोट्रॉफ हैं, वो उनसे लेते हैं। एंड देन डिकम्पोजर या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ लाइफ होता है न्यूट्रिशन का, जो बेसिकली इनके फंजाई जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड में आते हैं, और इनकी जो हैं जो मतलब लोअर पार्ट्स होते हैं, जो कि निचले हिस्से होते हैं, वहाँ पे कुछ लाइक दैट कुछ आर्गन से मौजूद होते हैं, और उन आर्गन को हम हिस्टोरिया का नाम देते हैं या हिस्टोरिया। ठीक है, ये बेसिकली हिस्टोरिया के जरिए क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द यूग्लिनाइज प्रोटोकटिस्टा करेक्टर रिजेंबल दैट ऑफ एनिमल। जी इसमें ये पूछा गया है कि योगलिना आपके पास एक प्रोटिस्ट है, और इसका कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल से मिलता जुलता है। तो एनिमल से इसका बेसिकली दे कैन मूव, ये भी मिलता है, और दे लेक सेल वॉल, तो ये भी मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर जो दे हैव क्लोरोफिल। सो बेसिकली ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, मीन दे कैन मूव and they lack cell wall. Then जी the one which can break open a plasmid ring is ligase enzyme। अच्छा, प्लाज्मिड रिंग बेसिकली एसर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर उनका एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है रिंग की फॉर्म में, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड बेसिकली जेनेटिक के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर के तौर पर यूज होता है। ठीक है, और लाइगेज एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो इस प्लाज्मिड को भी ब्रेक कर सकते हैं। देन जी हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमार्क एवोल्यूशन अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेमार्क ये कहता है कि एवोल्यूशन या इवोल्यूशन उस इस वजह से आई है कि अगर एक एनिमल कुछ करेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करना चाहता है एक फैमिली से दूसरी उसकी जनरेशन में, कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेके जाना चाहता है, एक्वायर्ड करना चाहता है, तो उसकी वजह से क्या हुई है, इवोल्यूशन हुई है। देन जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देन जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एलियम सेपा या एलियम कैपा इज अ, इसको आप सेपा भी बोल सकते हैं और कैपा भी बोल सकते हैं, इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। अच्छा, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम का एक फिनोमेना है। इस नेम का मतलब ये है कि ये जो स्पीशीज होगी उस स्पीशीज का हमेशा हर जगह पे एक ही नाम होगा। तो कार्लस लिनियस वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव या हु स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, और एलियम कैपा बेसिकली क्या है, ऑनियन का है, और होमो सेपियंस बेसिकली ह्यूमन का है। ये मुझे याद आ गया है, सो ये याद रखिएगा, होमो सेपियंस। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज मोस्ट जनरल व्हेन इट्स मेम्ब्रेन लेस रिजेंबल विद ईच अदर देन द अदर कैटेगरीज। हाँ जी, ये बेसिकली अच्छा ये एक कैटेगरीज के हवाले से बात की गई है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्डर ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बेसिकली जनरा जो होता है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो है वो मतलब अदर कैटेगरीज में से, लेकिन इनके अंदर जनरा जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, रिजेंबलेंस आती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये आपने सिर्फ सिंपली एक एमसीक्यूज है हमसे, ये आपने याद रखना है कि ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं। देन जी द फर्स्ट यूक्रियोट अपीयर्ड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगो, दैट इज बेसिकली प्लेंटोलॉजिस्ट जो है इसको उन्होंने ही डिस्क्राइब किया है, और अकॉर्डिंग टू प्लेंटोलॉजिस्ट 1.5 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट यूक्रियोट अपीयर्ड ऑन द वर्ल्ड। देन जी दोज ऑर्गेनिज्म, सो लास्ट एमसीक्यूज के हवाले से है, ये भी आप लोगों पे एक टास्क होगा कि आप लोगों ने क्लियर करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो आज से 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इस कायनात के अंदर अपीयर हुआ था। देन जी those organisms which can prepare their own food from simplest inorganic material and can store energy are ऑटोट्रॉफ्स। जी अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऑटोट्रॉफ में मेनली जो है वो प्लांट्स आते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। मेनली जितने भी एनिमल हैं वो किस में आते हैं, सॉरी जो जितने भी लाइक दैट, हाँ एनिमल ही हम कह सकते हैं, वो क्या आएंगे, हेटरोट्रॉफ में आते हैं। सो देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेलेनियम ट्यूबरसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। पोटैटो जो है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, सेलेनियम ट्यूबरसम।
जी देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन फॉर्म और मॉडिफाइड फ्रॉम गिल पाउच इन ह्यूमन इज यूस्टेशियंस ट्यूब्स। अच्छा जी, गिल पाउचेस के थ्रू, अच्छा गिल जो है बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेनली रेस्पिरेटरी के तौर पे काम करते हैं इन फिशेस। और फिर हम ये कहते हैं कि यही स्ट्रक्चर जो हैं ये बेसिकली रिटेन होते रहे और रिटेन होने के बाद ये अब ह्यूमन तक पहुंच चुके हैं। ह्यूमन के अंदर भी कुछ गिल पाउचेस जो हैं वो मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये इन्फेक्शन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, या किसी क्लास में हम इसके बारे में जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ज़रूर जिक्र करेंगे इनका। और इनसे बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि इसको हम बोलते हैं ई ट्यूब, बेसिकली इनको बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटेशियंस ट्यूब होते हैं लेकिन इनको ई ट्यूब भी बोला जाता है। देन जी द स्कर्वी एंड द बेरी आर कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड बी। ये दोनों डिजीज़ हैं मैमल्स के अंदर और विटामिन सी एंड बी की वजह से स्कर्वी होता है या बेरी होता है। देन जी द वर्ड विच ई कॉइटन सजेस्टेड फॉर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन अल्जी वाज प्रोकैरियोटिक। प्रोक्रियोटिक ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक नेचर के दरमियान एक उसके लिए कैटेगरी बनाई थी कॉटन ने। ये बेसिकली एक इकोलॉजिस्ट था और इसके हवाले से इन दोनों के हवाले से उसने ये वर्ड जो है वो ये शो करवाया था। देन जी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ एनिमल इन द लेक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। अच्छा जो हमारे पास लेक होती है उसके हमेशा तीन तीन जोन होते हैं। एक होता है लिम्नेटिक जोन, एक होता है लिटोरल जोन और एक होता है प्रोफंडल जोन। लिम्नेटिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो पहुँच रही होती है, ये अपर पोर्शन होता है, ठीक है। देन मिडिल पोर्शन जो है उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं और ये वो जोन होता है जहाँ पे लाइट पहुँच रही होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ऑफ लाइफ मौजूद होती है। सो लिटोरल जोन इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड देन प्रोफंडल जोन इज द लास्ट बट द लीस्ट। जो है हमारे पास एक जोन होता है और इसके अंदर बहुत जो है बॉटम फीडर बहुत ही कम मिकदार में लाइफ होती है और बॉटम फीडर यहाँ पे मौजूद होते हैं। देन जी लास्ट एमसीक्यूज ऑफ आवर टुडेज क्लास। सॉरी ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। होप सो अब मुझे जैसे उम्मीद है कि आप सब लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन जो आप जिस स्टडी या जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे बोर होने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी है, मेहनत करें ताकि आप जो है कामयाबी आपके कदम चूमें। और होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय भी किया होगा, अब एमसीक्यूज की समझ भी आई होगी। सो लास्ट एमसीक्यूज इज सो फार ओवर ये नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल आर नाउन वन। यहाँ पे सो फार ओवर 1 मिलियन यहाँ पे बेसिकली है, या सॉरी 1 बिलियन है, यहाँ पे ये लिखा नहीं गया या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक प्रिंटेड है। ये बेसिकली 1 बिलियन के हवाले से बात थी यहाँ, या इसको देख लीजिएगा जी। या इस एमसीक्यूज को अभी हम कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे, लेकिन ये ओवर 1.5 बिलियन है, ठीक है। सो होप सो आपको क्लास के एमसीक्यूज आज की समझ आ चुके होंगे, अपने क्लास को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दीजिए। अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।